फ्रेंड्स, सो लेट्स कंटिन्यू विथ चैप्टर नंबर 1। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ टैक्स। ठीक है, ओके। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है? इनकम टैक्स के बारे में अपन ने बेसिक जानकारी डिस्कस की है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का रूल क्या है, पार्लियामेंट का रूल क्या है, आर्टिकल 246 क्या है, लिस्ट 1 क्या है, लिस्ट 2 क्या है। तो बेसिक डिस्कशन हुआ है। इनकम टैक्स कहाँ पे इंडिया में अप्लाई होता है, उसमें टेरिटोरियल वाटर कवर्ड है, तो ये सब अपन ने डिस्कस किया है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत सिंपल है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉ ये अपन पढ़ चुके हैं। देखो जरा ये डायग्राम ओरली डिस्कशन हो चुका है ना। बोलो, इनकम टैक्स को इंडिया में एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द मेन मिनिस्ट्री। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और उसमें 2 डिपार्टमेंट है। बोलो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। पता है आपको? ठीक है, आगे ना मैंने आपको कहा था ना कि ये एक्ट जो है ये एक्ट 1961 का है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट्स होते हैं। तो ये अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं ये मैं आपको पहले पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखो क्या लिखा है। ओके, सो मैं डायरेक्टली ये चीज़ पढ़ता हूँ। अमेंडमेंट 2 तरह से होते हैं। एक, उसके लिए अलग से अमेंडमेंट बिल पास किया जाता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग एक्ट में उसमें ही चेंजेस किए जाते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट में अगर चेंजेस करना है, इनकम टैक्स में जो भी चेंजेस होते हैं वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो या तो फाइनेंस एक्ट में ही चेंजेस किए जाएंगे या फिर अलग से अमेंडमेंट बिल पास किया जाएगा एंड बाद में उसको इसके साथ मर्ज किया जाएगा। तो ऐसे 2 प्रकार के अमेंडमेंट्स होते हैं, बट मोस्टली ये ज़्यादा फेमस है। अमेंडमेंट बिल भी लाया जाता है, मतलब अलग से एक अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा, या एग्जिस्टिंग उसको भी बाद में इंकॉर्पोरेट किया जाता है ना, या फिर एग्जिस्टिंग फाइनेंस एक्ट में ही चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 प्रकार के अमेंडमेंट्स, मतलब 2 तरह से अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले जो 2 टेबल थे वो जनरल नॉलेज के था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के अमेंडमेंट्स होते हैं। देखो 3 प्रकार के कैसे, सुनी ध्यान से। अभी मैंने आपको स्टडी प्लान बना के दिया था पहले लेक्चर में, है ना। आपके इंडेक्स में भी दिया है जो आपको फिल करना है, याद है ना स्टडी प्लान, कि फर्स्ट रीडिंग कब करना है, स्कैनर कब पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कब देना है। वो डेट वाइज मैंने आपको बनाने को बोला है, बट वो अभी बनेगा या चैप्टर के बाद बनना है आपको? चैप्टर के बाद आपको, क्योंकि तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा कि चैप्टर में क्या है। ठीक है ना, तो सुनिए। तो इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर मेरे को ये फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करना है, क्या करना पड़ेगा? सिंपल स्ट्रैटेजी बता, बहुत आसान स्ट्रैटेजी। पढ़ाई तो करना ही है। मैंने कल ही कहा था कि अदर देन क्लास मिनिमम कितना पढ़ाई करना है? 3 to 4 आवर्स डेली आपको पढ़ना है, ताकि आपका स्टडी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सजेशन दिया कि यू स्टडी एवरी डे 3 to 4 आवर्स। एक स्टूडेंट ने इमीडिएटली उसको अप्लाई किया, मैंने बताया, और अप्लाई हो गया। उसको बोलते हैं इमीडिएट इफेक्ट। राइट नाउ, सो व्हाट इज इमीडिएट इफेक्ट? अमेंडमेंट हो गया है, वो अब भी किया, अब भी एप्लीकेबल है। मैंने स्टूडेंट को बोला कि तू डेली 4 घंटा पढ़ाई कर। ठीक है, सो उसको बोलते हैं इमीडिएट इफेक्ट। ओके, दूसरा, फिर मैंने क्लास में अनाउंस किया था ना, आज के आज पढ़ाई करो। एक स्टूडेंट आके मेरे को मिला कि सर आपने जो बोला वो करेक्ट है, 4 घंटे पढ़ाई करना है, बट अभी मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं, तो मैं वो एक बार घर पे फंक्शन है, वो फ्री होने के बाद मैं अगले वीक से पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। मतलब अमेंडमेंट आज ही पास हुआ है, वो अप्लाई अगले महीने से होगा। तो ऐसा भी अमेंडमेंट होता है। तो स्टूडेंट को समझ में आ गया कि सर ने जो बोला वो करेक्ट है, डेली 4 घंटे पढ़ाई करो। एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अदर देन क्लास डेली 4 आवर्स मोर देन इनफ। आपको 1 महीने में समझ में आ गया कि आपका स्टडी बहुत अच्छा हो रहा है, एंड फिर आप उसको और अच्छे ऊपर लेवल पे लेके जा सकते हो। तो ये होता है सेकेंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट, प्रोस्पेक्टिव। तीसरा, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने कहा कि सर आपने लास्ट मंथ मेरे को बताया था स्टडी करो, बट मैंने किया नहीं, और अभी प्रेशर बहुत आ रहा है, जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो अभी मैं पूरा बैकलॉग कवर करूँगा। मैं 4 के बजाय 6 घंटे पढ़ूंगा, वो भी जो वहाँ से पूरा कवर करूँगा। उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब जो बैकडेटेड अप्लाई होता है। मतलब इनकम टैक्स में बैकडेटेड भी अमेंडमेंट्स होते हैं, यस,
टैक्स इवेजन रोकने के लिए गवर्नमेंट को बैकडेटेड अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं, ध्यान में रखना। सो ये एक है। सो इसको क्या बोलते हैं, विच इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सो 3 तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है, ओके। नाउ सिंपल, आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी मैं अगला जो एक आधे घंटे का लेक्चर है, इट इज़ ओनली फॉर टू ब्रश अप योर नॉलेज। ये इसके बाद आपको समझ में आया कि लॉ पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। लेट्स से अब आपका फाइनल एग्जाम आपने कंप्लीट कर दिया, प्रोफेशनल बन गए, डिग्री मिल गई, वो 2 शब्द आपको मिल गए जो चाहिए थे। अभी आप मार्केट में गए सपोज, मतलब वो डिग्री की ज़रूरत नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने आपका प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो आपने जाके एक मस्त लॉ का बुक खरीदा जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। वो बुक खोलने के बाद उसमें एक पैराग्राफ रहता है, देखो स्टार्ट में आपने कभी उतना ऑब्जर्वेशन से देखा नहीं था। अभी नाउ यू नीड टू इंक्रीज योर अवेयरनेस। स्टडी भी करना है, विद अलर्टनेस करना है, चौकन ना होके काम करो। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोर्स। क्या कर रहे हो सोच के करो, घर पे जाके कोई बुक उठाया पढ़ा है नहीं, ये बीकॉम का एग्जाम नहीं है ना। यू नीड प्रॉपर प्लानिंग। तो मैंने जो इंडेक्स में प्लानिंग करके दिया है उसको प्रॉपर फॉलो करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वो जो रहता है ना पैराग्राफ, उसको बोलते हैं प्रीएम्बल। जैसे मूवी का ट्रेलर देखते हैं ना, ट्रेलर से अंदाज आता है कि इस मूवी में क्या है, तो प्रीएम्बल वही होता है, करेक्ट ना। मतलब भाई अंदर ये बुक में क्या लिखा है उसका एक सारांश होता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आता है कि अरे ये बुक किससे रिलेटेड है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल, ठीक है, ओके। नाउ अभी मैं थोड़ा डिस्कशन को अलग दिशा में लेके जाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। हम आगे ऐसा पढ़ने वाले हैं, ये मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा मैंने कुछ तो भी लिखा है। नाउ इफ आई आस्क यू टू रीड दिस, बताओ आप कैसे पढ़ोगे? तुम पढ़ो दोस्त, पढ़ो ना, बराबर तुम जो पढ़ रहे बोलो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऐसे पढ़ोगे ना आप? कैसे पढ़ोगे आप? तुम कैसे पढ़ोगे? बराबर है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऐसे पढ़ोगे। आपकी गलती नहीं है, आपने जो पहले लेवल पे पढ़ा है वो उसकी सबसे बराबर है। अभी काफ़ी लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये तो आपने करेक्ट कहा दोस्तों, ये तो सेक्शन ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, दिस इज परफेक्ट। इसके बाद जो ब्रैकेट में आता है ना, ये दोनों हो सकता है, सब सेक्शन भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। सर एग्जाम में क्या फ़र्क पड़ता है? अरे तुम प्रोफेशनल हो, लॉ पढ़ रहे हो ना, तो खाली मार्क्स को करना है, इंडस्ट्री में काम करोगे, लोग हंसेंगे। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्लॉज बोलना है, कहाँ पे सब सेक्शन बोलना है। तो ये मैं आपको आज पढ़ाऊँगा, इसलिए लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे को पता है इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आते, बट आपका नॉलेज एनहांस हो जाएगा। तो सर कैसे हमको पता चलेगा? ध्यान से सुनना। लॉ में सेक्शन 2 ऑलवेज डील्स विद डेफिनेशन। आप देखें ना, कोई भी लॉ देखो, सेक्शन 2 में हमेशा डेफिनेशंस रहते हैं। जहाँ पे डेफिनेशंस आते हैं, जहाँ पे एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं है, हर एक डेफिनेशन अलग होता है, उसको क्लॉज बोलते हैं, ओके। एंड जहाँ पे एक दूसरे का संबंध है वहाँ पे बोला जाता है सबसेक्शन। सर एक आसान एग्जाम्पल दो ना। मैंने स्टूडेंट का लिस्ट बनवाया है, एक स्टूडेंट का दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है, हर एक स्टूडेंट अलग अलग है, क्लॉज। लेकिन मैंने आपका बायोडाटा बनवाया है, आपने पूरा बायोडाटा मेरे को 3 पेज पे लिख के दिया। अभी इफ़ यू राइट बायोडाटा लाइक ऐसे, सामने लोगों को पढ़ने का बोर होगा, तो उसी बायोडाटा को मैं पार्ट में तोड़ता हूँ, उसको बोलते हैं सबसेक्शन। तो जहाँ पे एक डेटा दूसरे से रिलेवेंट है, रिलेटेड है, वहाँ पे आपको क्या बोलना है? सबसेक्शन बोलना है। सो हमको कैसे पता चलेगा? यू ऑब्जर्व मी, मैं क्या बोलता हूँ। मैं जहाँ पे क्लॉज है वहाँ पे क्लॉज ही बोलता हूँ, जहाँ पे सबसेक्शन है वहाँ पे सबसेक्शन ही बोलता हूँ। गलत नहीं पढ़ना है, अपन प्रोफेशनल है, अपन ये सब पढ़ेंगे तो फिर अपन ने जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें फ़र्क नहीं रहेगा। खाली मार्क्स के लिए मत पढ़ो, है ना, कंटेंट क्वालिटी होना चाहिए। तो समझ में आपको? तो बोलो कैसे डिसाइड होता है सबसेक्शन एंड क्लॉज? अगर लॉ में डेफिनेशंस आते हैं तो जहाँ पे एक दूसरे कोई संबंध नहीं है तो अपन वहाँ पे बोलते हैं क्लॉज। तो सेक्शन 2 इज अ डेफिनेशन। तो मैं अगले लेक्चर में डेफिनेशन स्टार्ट करूँगा, तो प्लीज़ ऑब्जर्व करना आप।
सो क्या ऑब्जर्व करना कि मैं क्लॉज ही बोलूँगा, एंड जहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड है वहाँ पे बोलूँगा मैं सबसेक्शन। समझ में आ गया? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, हाँ तो अभी देखो मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ, देखो डेफिनेशंस क्या मैंने बताया आपको। हाँ अभी जरा पॉइंट नंबर 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रक्चर देखो। अब स्ट्रक्चर कैसे होता है? पहले होते हैं चैप्टर्स, चैप्टर्स में होते हैं सेक्शन, सेक्शन के बाद 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो क्लॉज रहेगा या तो सबसेक्शन रहेगा। बोलो क्लॉज कब रहेगा? अगर डेफिनेशन है तो क्लॉज बोलना है, एंड अगर रिलेटेड है तो सबसेक्शन बोलना है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा अभी यहाँ पे क्लॉज आता है तो आगे सब क्लॉज ही आएगा, उतना तो कॉमन सेंस होगा ही। अब एंड यहाँ पे सेक्शन आता है तो फिर सब सेक्शन में क्या आ सकता है? क्लॉज, एंड क्लॉज में अगेन क्या आ सकता है? सब क्लॉज। बस मेरे को ये आपको समझना था, बस ये 2 कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो ब्रैकेट में जो लिखा है वो हमेशा सब सेक्शन ही हो, हमेशा क्लॉज ही हो, समझ के पढ़ना है ना? अरे हाँ या ना? हाँ अभी ऐसा भी कभी लिखा जाता है, आप देखो अभी आप बता सकते हैं क्या? अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप? सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए। अरे देखो ना, ये देखो सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज, फिर आगे ऐसा लिखा जाता है आए, क्या है वो? हाँ समझा क्या आपको? बोले पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है? ज़रूरी है ना? हाँ इसलिए मैंने कहा कि पहले 3-4 लेक्चर आपको लगेंगे, बट दीज आर वेरी हेल्पफुल एज अ प्रोफेशनल। खाली मार्क्स पे फोकस मत करो, मैं तो वैसे पढ़ाता नहीं, प्योरली एकेडमिक्स। मैं आपको देखता हूँ कि इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो मेरे सब्जेक्ट की वजह से आपको तकलीफ नहीं होगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ, है ना? ये किधर लिखा नहीं टेक्स्ट बुक में, बस मैं कवर कर रहा हूँ कि देखो अगर ये नहीं होता तो आप क्या करते? डिग्री पास होने के बाद प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, वहाँ पे सेक्शन को सब सेक्शन, क्लॉज को सब क्लॉज, धड़ाधड़ जो मन में ठोक रहा है, सामने हंस रहा है कि क्या बोल रहा है ये, कैसे पास हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया पास हो गया, तो इज्जत का कचरा होगा। अभी वह तो बुरा नहीं लगता, डिग्री मिलने के बाद कचरा होना मतलब सुपर कचरा उसको बोलते हैं, इज्जत का फालूदा हो गया। हाँ तो वैसा ना, इसलिए है ना, तो आपको नहीं, जिस बोलेंगे इनको जिसने पढ़ा है उनको मारना चाहिए, तो मैं मार नहीं खाना चाहती, इसलिए आपको पहले पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? इज दिस क्लियर? इट्स वेरी सिंपल, जनरल नॉलेज, आप टेंशन मत लो। तो ये सेक्शन सब सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी ये 3 वर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा। पैराग्राफ्स क्या होता है? पैराग्राफ मतलब वही पार्ट पार्ट में इसको किया जाता है। हाँ अभी देखो ये प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशन क्या होता है, देखो अभी ध्यान से सुनना। मैं आपको, अपन जब एक्ट पढ़ेंगे ना तो एक्ट में ऐसा कुछ तो भी लिखा जाता है, आप थोड़ा, अगर आपने पहले लॉ पढ़ाई है थोड़ा ऑब्जर्व करो, अगर आपने ऐसा किधर पढ़ाई किया, ऐसे 2-3 लाइन में कुछ तो लिखा जाएगा। यहाँ पे नीचे लिखा जाता है प्रोवाइजो, लिखा जाता है ना, प्रोवाइजो 1, प्रोवाइजो 2, ऐसा लिखा जाता है। व्हाट इज प्रोवाइजो? प्रोवाइजो का मतलब है जो ऊपर लिखा है उसको ये रिस्ट्रिक्ट करता है। तो जब भी आप मेरे नोट्स पढ़ोगे, यू विल कम अक्रॉस दिस वर्ड प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट, दैट मीन्स उसके ऊपर जो लिखा है उसको ये पैराग्राफ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। ये फ़ायदा है टेक्निकल वर्ड जानने का, खाली इंग्लिश टू हिंदी जान के कुछ मतलब नहीं है, समझेगा नहीं आपको। अपन ट्रांसलेटर नहीं, अपन समझदार ट्रांसलेटर है, समझ के ट्रांसलेट करना है। तो ये प्रोवाइजो करके वर्ड आएगा, है ना, बहुत बार आएगा, आप ऑब्जर्व करना। इसलिए मैं आज फर्स्ट डे पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट चैप्टर, इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि आउट ऑफ मतलब इस पर कोई क्वेश्चन थोड़ी आएगा। तो ये प्रोवाइजो क्या रहता है, जो ऊपर लिखा उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। सर एक एग्जाम्पल दो ना, सुनिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एकदम ज़बरदस्त एग्जाम्पल। लेट्स से मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला, पहले 3 लाइन में, कि कमिंग सैटरडे देयर इज आइसक्रीम पार्टी एट 7:30 for all the students. This is the post on my Facebook page, Instagram, Twitter, सब जगह पे डाल दिया, ठीक है? Please come to class at 7:30 for आइसक्रीम पार्टी। सबको समझ में आ गया? अभी बहुत सारे बच्चों के फ़ोन लगेंगे कि सर ये स्टूडेंट कौन से है, मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, हमको भी आना है क्या? हमारे कॉलेज में 2000 स्टूडेंट है। अरे बोला पगले, तुम्हारे लिए नहीं है, खाली मेरे स्टूडेंट के लिए है। नहीं सर आपने तो स्टूडेंट लिखा है, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ।
बोला अरे इतने स्टूडेंट आ गए तो मेरे को घर भेजना पड़ेगा पार्टी देने के लिए 2-3 हज़ार। तो बोले सर फिर लिखो ना, पोस्ट को एडिट करो। आपने लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट में से नहीं। फिर मैंने लिखा प्रोवाइडेड दैट ही मस्ट बी स्टूडेंट ऑफ अग्रवाल क्लास। हाँ, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो। तो ये मेरे पोस्ट को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। क्या कि नहीं रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ऊपर कंफ्यूजन था, क्लैरिटी नहीं था। मैंने और एक डाला प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट ही मस्ट हैव कंप्लीटेड एंटायर होमवर्क, प्रोवाइडेड दैट हिज अटेंडेंस शुड बी मिनिमम 100%। एक बच्चे ने रिप्लाई किया सर क्यों मजाक कर रहे हो, हम तो इसका अटेंडेंस बैठ ही नहीं सकते। देखो ये फायदा है प्रोवाइडेड दैट का। तो जहाँ जहाँ पे अपन आगे पढ़ेंगे प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो, इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए कि ऊपर जो लिखा है ना उसको अभी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। मतलब ऊपर का पैराग्राफ ये कॉन्ट्राडिक्टरी होने वाले है, एग्जाम में एनालिसिस के साथ उसको टैकल करना है, तो उसको बोलते हैं प्रोवाइजो। ठीक है, फिर जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको ये भी वर्ड बार बार दिखेगा। एक्सप्लेनेशन, ये भी वर्ड बार बार बीच में आएगा। आपने जो पहले लॉ पढ़ा है शायद आपने ऑब्जर्व नहीं किया रहेगा, ये मतलब उस इंटेंसिटी से, क्योंकि वहाँ पे वो ठीक है जो आपने पढ़ा एकदम परफेक्ट है। अब ये बहुत हायर लेवल पे आ गए ना भाई, सेकंड लेवल पे आ गए। ओके ना, ये एक्सप्लेनेशन क्या रहता है सर, ये भी आएगा आपको बहुत बार। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है ऊपर कुछ तो पॉइंट है उसको वो डिफाइन करना चाहते हैं, क्योंकि वो डेफिनेशन में अलग से कवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है XYZ, उसका यहाँ पे मतलब दिया जाता है कि ये जो ऊपर XYZ लिखा है ना उसका रेफरेंस क्या है, कौन से सेंस में हमने उसको यहाँ पे यूज किया है, आपको इसका मतलब इस पॉइंट के लिए क्या लेना है, उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। सो जब भी अपन आगे जाएंगे ना ये वर्ड बहुत बार आएंगे, प्रोवाइडेड दैट, एक्सप्लेनेशन। तो व्हाट इज एक्सप्लेनेशन बताऊं, ऊपर जो कुछ तो लिखा है उसको क्लेरिफाई करना चाहते हैं सर, लेकिन वो डेफिनेशन तो है ना, नहीं उसमें वो नहीं है ना, इसलिए अलग से उसको क्लेरिफाई किया है। डेफिनेशन में होता तो क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अलग से क्लेरिफाई किया है, तो वो उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे एक्ट पढ़ा जाता है। सबसे पहले रहेगा प्रीएम्बल, उसके बाद क्या बेसिक कंटेंट तो आप समझ जाओगे, टेक्निकल कंटेंट उसको मेरे को चिंता नहीं है। क्लॉज कब पढ़ना है समझ में आ गया है ना, सबसेक्शन कब पढ़ना है, प्रोवाइजो का मतलब क्या है, बस इतने टूल्स आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये सब छोड़ दो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ अभी लॉ में 3 तरह के डेफिनेशंस आते हैं। अगेन जनरल नॉलेज बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। पहला डेफिनेशन होता है इंक्लूसिव, दूसरा एक्सक्लूसिव, तीसरा एग्जॉस्टिव। 3 प्रकार के डेफिनेशंस आते हैं। अच्छा ये क्या है सर जरा बताओ, सुनिए। पहले आपको एक जनरल एग्जाम्पल देता हूँ। आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, लॉ में देखो आता है इट इंक्लूड्स, गुड्स इंक्लूड्स, सुना है कि नहीं? हाँ, तो इंक्लूड का टेक्निकल मतलब होता है, इज नॉट ओनली ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए इंक्लूड डाला है। तो इंक्लूड का मतलब क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत बार आएगा इट एक्सक्लूड्स, हाँ एक्सक्लूड इज ऑल्सो टेक्निकल वर्ड, सोच के लॉ में डाला है। एग्जॉस्टिव ये भी वर्ड आता है कि नहीं? हाँ, सो दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स। ये वर्ड लॉ में क्यों लाए गए सर? ताकि इनकम टैक्स इवेजन ना हो। कैसे सर? बताऊंगा मैं आपको, पेशेंस रखो, सब पढ़ाऊंगा आपको, बहुत पढ़ना है। बाद में ऐसा आएगा बोलेंगे सो कितना है, क्योंकि पहले चैप्टर में बच्चों को एक्साइटमेंट बहुत रहता है कि सर हमको टैक्स कैलकुलेशन सिखाओ, हमको मज़ा आता है वो। बट अरे ये तो बेसिक तो पढ़ लो। अभी बस अभी 1-2 लेक्चर बाकी है, अपन जाएंगे उसमें, ज़्यादा समय नहीं है अभी। 1-2 लेक्चर्स होंगे एंड देन विल स्टडी टैक्स कैलकुलेशंस। 2 लेक्चर रहेंगे एट द मोस्ट, 2-3 जो भी है। ओके, तो ये होते हैं डेफिनेशंस। तो ये जो मैं आपको नॉलेज देने जा रहा हूँ इसका फ़ायदा क्या है? डिपार्टमेंट को इवेजन नहीं होता है। अभी एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है? देखो कि क्या होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन, आपको समझने वाला घरगुती एग्जाम्पल दे रहा हूँ। घरगुती मतलब जो आप तक इजी तक पहुँच पाए, फिर मैं टेक्निकल पढ़ूंगा ही। अपन एग्जाम्पल लेंगे। लेट्स से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ना? तो नाम भूल गया मैं, यश। मैंने यश को क्वेश्चन पूछा कि यश तुमको कौन से आइसक्रीम पसंद है?
यश ने कहा सर आई लव ऑल आइसक्रीम्स, आई लव ऑल आइसक्रीम्स, आइसक्रीम इंक्लूड्स ईच एंड एवरी फ्लेवर फॉर मी, दिस इज वॉट यश इज सेइंग। कोई प्रॉब्लम समझा आपको? ओके। सेकेंड, मैंने उसको पूछा दोस्त तुम्हारा नाम क्या है? दीपक। मैंने दीपक को पूछा कि दीपक तुमको कौन सा आइसक्रीम पसंद है? दीपक ने कहा सर फॉर मी आइसक्रीम मीन्स ओनली वैनिला, मैंगो, बटर स्कॉच। दीपक ने क्या कहा? सर फॉर मी आइसक्रीम मीन्स ओनली वैनिला, बटर स्कॉच, मैंगो, जो भी है वो फ्लेवर पे ध्यान मत दो, कंटेंट में ध्यान दो, ठीक है? ये उसका डेफिनेशन है आइसक्रीम का। ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। जय ने क्या कहा? आइसक्रीम मीन्स एनी फ्लेवर, आइसक्रीम इंक्लूड्स ईच एंड एवरी फ्लेवर फॉर मी। दीपक ने क्या कहा कि सर फॉर मी आइसक्रीम मीन्स ओनली दिस 3 फ्लेवर्स, मैंगो, बटर स्कॉच एंड कौन सा बोला? वैनिला, जो भी है। ग्रेट। तीसरा, तुम्हारा नाम क्या है? श्रेया को पूछा कि श्रेया तुमको कौन सा फ्लेवर पसंद है, क्योंकि मैं सबको आइसक्रीम पार्टी देने वाला हूँ ना, तो मेरे को पता होना चाहिए। श्रेया ने कहा कि सर फॉर मी आइसक्रीम मीन्स ओनली मैंगो, फॉर मी आइसक्रीम मीन्स ओनली mango. Now you please observe these 3 definitions because I am going to ask you question on this and then मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊँगा। ये घरगुती एग्जाम्पल समझ में आएगा तो ये बहुत इजी है, वही लिखा है, खाली वो लॉ की लैंग्वेज में है। ऑब्जर्व किया? मैं एक बार तीनों शब्द बताता हूँ। जय बोल रहा है सर फॉर मी आइसक्रीम मीन्स एनीथिंग, आई लव ऑल फ्लेवर्स, फॉर मी आइसक्रीम इंक्लूड्स एवरीथिंग। ग्रेट। दीपक बोल रहा है फॉर मी आइसक्रीम मीन्स 1 2 3 4 फ्लेवर्स। श्रेया बोल रही है सर फॉर मी आइसक्रीम मीन्स ओनली ओनली मैंगो। सॉरी, नहीं वैसे नहीं। 3 डेफिनेशंस हो गए। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, हु इज हैविंग, जब मेरे आइसक्रीम पार्टी के लिए लोग घर पे आएंगे मेरे, हु इज हैविंग बेटर चांस ऑफ गेटिंग आइसक्रीम बिकॉज दे डोंट नो विच फ्लेवर आई विल बी कीपिंग इट एट माई होम? यस, बिकॉज उसने क्या बोला? फॉर मी आइसक्रीम इंक्लूड्स एवरीथिंग। उसने कहा तुम लाके रखना सर, बस खाली अनलिमिटेड होना चाहिए, बाकी अब मेरे पे छोड़ दो, है ना? इंक्लूसिव डेफिनेशन लॉ का स्कोप बढ़ाता है। तो देखना आप, इनकम का डेफिनेशन इंक्लूसिव लिखा गया है, इनकम इंक्लूड्स, ताकि कोई लोग टैक्स इवेजन ना कर पाए। इन तीनों में मैक्सिमम आइसक्रीम खाने का चांस किसको मिलेगा? यश को मिलेगा, क्योंकि उसका डेफिनेशन क्या है? उसने कहा सर फॉर मी आइसक्रीम इंक्लूड्स ऑल फ्लेवर्स। खेल खत्म, ऑल फ्लेवर्स, ठीक है? अच्छा, अभी प्रॉब्लम क्या हो गया? वो मेरे घर पे आ गया और फ्लेवर था मैंगो, जो इन दोनों को पसंद है। तो यश आने के पहले इन दोनों ने मैंगो खत्म कर दिया। इनको तो मैंगो पसंद नहीं था ना। श्रेया तो वो बोला कि सर मेरे को मैंगो ही पसंद है, दीपक ने कहा कि मेरे को मैंगो पसंद है, तो इन दोनों ने मैंगो खत्म कर दिया। यश घर पे आया, बोला सर वेयर इज माई आइसक्रीम? मैंने बोला यार यश खत्म हो गया। बोला कैसे कैसे सर, मैं इतना दूर से आया हूँ, आइसक्रीम तो चाहिए। बोला भाई आइसक्रीम तो खत्म हो गया। उसने बोला सर आपके पास दूसरा क्या बचा है? मैंने बोला मेरे पास चॉकलेट ब्राउनी, बराबर उसको क्या बोलते हैं, हमारे राइट वर्ड है ना, चॉकलेट ब्राउनी। हाँ, मेरे पास चॉकलेट ब्राउनी है। उसने कहा सर लेके आओ। मैंने कहा लेकिन वो आइसक्रीम नहीं है। नहीं सर, आइसक्रीम इंक्लूड्स फॉर मी चॉकलेट ब्राउनी, बटर मिल्क, लस्सी, लेके आओ तुम टेंशन मत लो, इंक्लूड्स। देखो, बाय यूजिंग दिस इंक्लूसिव व्हाट इज हैपनिंग? स्कोप ऑफ आइसक्रीम इज इंक्रीजिंग। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, इनकम का डेफिनेशन इंक्लूसिव है, मतलब जो लिखा है वो भी कवर्ड है एंड जो नहीं लिखा है बट जिसको इनकम जैसा माना जाता है वो भी कवर्ड है। तो इसके आगे जहाँ जहाँ पे वर्ड में पढ़ूंगा ना, इट इंक्लूड्स स्ट्राइक होना चाहिए। अरे हाँ सर ने कहा था, इंक्लूसिव डेफिनेशन लॉ का स्कोप बढ़ाता है। तो जहाँ जहाँ पे ऐसे इनकम टैक्स में इनकम का डेफिनेशन कहाँ पे रखना चाहिए? गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव रखना चाहिए, शेयर जैसा रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए? क्या लगता है आपको? हाँ, जय जैसा होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट ने बोला हमारे लिए इनकम मतलब सब कुछ है, ताकि इवेजन नहीं होगा। अगर श्रेया के जैसा डेफिनेशन रखा, इनकम इंक्लूड्स ओनली XYZ, तो बाकी लोग टैक्स ही नहीं भरेंगे। फिर इसका डेफिनेशन की जरूरत क्या है? जब गवर्नमेंट को कुछ चीजें एक्सक्लूड करनी है तो उसका डेफिनेशन काम को आएगा कि इनकम में सब कुछ है एक्सक्लूडिंग दिस, एक ही नहीं है बाकी सब है। तो वहां पे इन दोनों के डेफिनेशन काम में आते हैं। एक से ज्यादा को हटाना है, इनकम में ये 4 चीजें नहीं आएंगी, तो इसलिए लास्ट 2 डेफिनेशन यूज किए जाते हैं। आपको समझा कि नहीं?
तो अपन अभी तक वर्ड पढ़ रहे थे, आज अपन मीनिंग के साथ समझ के पढ़ रहे हैं, है ना। तो लॉ जितना भी बनता है ना, हर एक वर्ड के पीछे लॉजिक रहता है। तो मैं आपको पढ़ाते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ये अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं, बेसिक पढ़ा है बहुत, पर अगर मैं अभी बहुत डिटेल में गया ना, आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे सब बहुत बेसिक में मत जाओ, तो मैं सही समय आने पर इसमें मैं और बिल्ड करूँगा। अभी मैंने जितना मेरे को पढ़ाना है ना, वो अभी नहीं पढ़ा है मैंने, ये एक बेयर इंट्रोडक्शन था। तो अभी चैप्टर में मेरे को जहाँ जहाँ पे मौका मिलेगा, मैं आपको ऐसे टेक्निकल नॉलेज दूंगा जो काफ़ी कम लोगों के पास है। एकेडमिक्स तो सभी लोग पढ़ते हैं, वो तो पढ़ना ही है, नो डाउट, बट ये भी पढ़ना है, नहीं तो आप गलत पढ़ोगे। अभी इंक्लूड आप आज तक पढ़ रहे थे, बट अभी कैसे पढ़ोगे? विथ अंडरस्टैंडिंग पढ़ोगे, सेटिस्फेक्शन रहेगा कि नहीं यार मेरे को पता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ। प्रोवाइडेड डैट बहुत बार पढ़ा है, आज समझ के पढ़ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत बार पढ़ा है, आज समझ के पढ़ रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इंक्लूसिव डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन जनरली स्टार्ट विथ वर्ड इंक्लूड्स। सच डेफिनेशंस आर यूज्ड टू कीप स्कोप वाइड इनफ टू कवर matters cover in it and also those which may not be specifically expressed. जय ने कहा for me ice cream includes everything, and नहीं है तो जो बचा है वो चॉकलेट, ब्राउनी, मूस लेके आओ सर। आइसक्रीम में तो सब कुछ कवर्ड है, जो नहीं लिखा है, लेकिन आप कैसे लेके आओ सर, मेरे लिए वो आइसक्रीम है। तो इसलिए आपने कहा ना कि जय को मैक्सिमम आइसक्रीम मिलेगा, तो जय का डेफिनेशन कौन सा था? इंक्लूसिव डेफिनेशन था। उसने कहा सर फॉर मी आइसक्रीम इंक्लूड्स ऑल फ्लेवर्स, चॉकलेट मूस, चॉकलेट ब्राउनी, फ्रूट सैलेड, बटर मिल्क। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ईट मैक्सिमम, तो उसने डेफिनेशन को ऑल्टर कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आपको एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव पढ़ना है, एंड आप बताएंगे इसमें से श्रेया ने जो कहा कि फॉर मी आइसक्रीम मीन्स ओनली मैंगो, एंड दीपक ने कहा कि फॉर मी आइसक्रीम मीन्स ओनली 4 फ्लेवर्स, तो कौन सा डेफिनेशन एक्सक्लूसिव एंड कौन सा एग्जॉस्टिव? अगर आप बता पाएंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। हाँ बोलिए। द टर्म विच कवर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट फ्यू, दीपक का डेफिनेशन बराबर ना? क्या इसका था? अच्छा, ये कौन सा है? एग्जॉस्टिव। व्हेन द स्कोप ऑफ मैटर इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया, रिस्ट्रिक्टेड, श्रेया ने कहा कि फॉर मी आइसक्रीम मीन्स सर ओनली मैंगो, उसका एग्जॉस्टिव था। एंड उसका क्या था? एक्सक्लूसिव। हम बोलते हैं मेरे को एक्सक्लूसिव यही चाहिए, ग्रीन कलर का ही शर्ट चाहिए, एक्सक्लूसिव। ये 4 ही शर्ट दिखा हुआ है, बाकी अपने को कलर पसंद, हम बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव यही चाहिए अपने को, मतलब वही पर्टिकुलर। ओके, तो मैंने इंक्लूसिव को आपको लॉजिक बता दिया, एक्सक्लूसिव कहाँ पे यूज करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। इज दिस क्लियर? ओके, सो क्या क्या अपन ने कवर किया? तो ये लेक्चर में मैंने क्या कवर किया बताइए? एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट कवर किए, लॉ को पढ़ा कैसे जाता है कवर किया है। तो इसमें से क्या पढ़ना है हमको सर? ये लेक्चर जो अभी अपन देखा ये जनरल नॉलेज के लिए, एक बार अभी आपने देख लिया, बाद में देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए है। क्योंकि इसके आगे आप जब पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि विपुल सर कभी क्लॉज बोलते हैं, कभी सबसेक्शन बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम एक बोलते सर एक बोलते हैं। अभी अपन दोनों साथ में बराबर बोलेंगे कि जहाँ पे डेफिनेशन आएगा विपुल सर क्या बोलेंगे? क्लॉज। तो अपन अभी ये लैंग्वेज मैच कर दिया, मतलब आपको और मेरा अंडरस्टैंडिंग एक लेवल पे होना चाहिए ना, तो ही मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो मैं आपको यहाँ से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ ताकि मैं सब्जेक्ट पढ़ाने में आप एकदम पावरफुल हो। ठीक है, पैराग्राफ वगैरह सब समझ में आ गया क्या है? चलो ठीक है। सो अभी इसके बाद सुनिए, इसके आगे का जो लेक्चर है ये अपना प्योर कोर इनकम टैक्स स्टार्ट होगा। तो अभी तक क्या था सर? मैं आपको सब्जेक्ट का एक आइडिया दे रहा था, आपको अभी ओवरव्यू आएगा ना कि क्या क्या पढ़ना है क्या है। तो इसके आगे का जो है जो अपन स्टार्ट करेंगे अभी वो प्योर, मतलब अभी इसके बाद मैं आपको इनकम टैक्स के सिलेबस में लेके जा रहा हूँ। मतलब आपके लाइफ का जो पहला टर्म है वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इज इज क्लियर? चलो मिलते हैं सो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।